Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are at the lecture number 5 of the first chapter in second year chemistry. आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक। ये टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। आयोनाइजेशन एनर्जी को सिंपली हम डिफ़ाइन करते हैं कि एनर्जी की वो मिकदार जो मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए अगर वो एटम आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में मौजूद हो। सादा सी बात यह है भाई कि एनर्जी की वो मिकदार जो हमें किसी अकेले एटम में से जो सबसे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में जो मौजूद है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी की मिकदार चाहिए वो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। यहाँ मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है। ये एग्जांपल मैग्नीशियम की है। मैग्नीशियम के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 12 होते हैं और 12 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 शेल के अंदर। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और तीसरे शेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अगर हम इसका ये आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये एनर्जी इसलिए प्रोवाइड करनी पड़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की फील्ड में मौजूद है। न्यूक्लियस का स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ अट्रैक्शन है उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पे काबू पा के बाहर निकल जाए। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो जो एनर्जी आपको देना पड़ेगी उसकी मिकदार है 738 किलो जूल पर मोल। याद रखिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी पर मोल मैयर की जाती है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, देखें ये मैग्नीशियम का एटम है, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर निकाला तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ जाती है जिससे इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर जाता है और एटम के मुकाबले में जो आयन बनता है उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाता है। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो इसको इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे? ये मैग्नीशियम का एटम है, Mg इसका सिंबल, और ये गैसियस फॉर्म में है, अकेला एटम है। अब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो ये जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसमें से तो ये मैग्नीशियम +1 आयन बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन बढ़ गया तो इसके ऊपर लिखेंगे ये पॉजिटिव है गैसियस फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो हम इसको प्लस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इसकी जो एनर्जी है आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वो 738 किलो जूल पर मोल है। ये कहलाती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप इसी में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में से हम निकाल चुके हैं। अब हम चाहते हैं ये दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है आयन के अंदर, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को दोबारा निकालना चाहते हैं तो फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मगर ये एनर्जी की मिकदार पहले वाले के मुकाबले में ज़्यादा होगी। उसकी वजह यह है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बाकी तमाम इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ गई है। न्यूक्लियस उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप इसको निकालना चाहेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा फर्स्ट वन से ज़्यादा होती है। वजह मैंने आपको बता दी, दोबारा बता देता हूँ कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, सो वी नीड मोर एनर्जी टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द यूनि पॉजिटिव गैसियस आयन। इसको हम कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम जो कि आयन की शक्ल में मौजूद है और आप इसमें से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं तो अब इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और अब की बार जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो 1400 आयोनाइजेशन एनर्जी जो आपको देनी पड़ेगी वो 1451 किलो जूल होगी। इसी तरह से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए मज़ीद ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करती जाती हैं। फर्स्ट के मुकाबले में सेकंड वाली ज़्यादा होती है और सेकंड वाले के मुकाबले में थर्ड वाली ज़्यादा होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ये मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसकी डायरेक्ट डिपेंडेंस है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता जाएगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसी तरह से इसका इन्वर्स रिलेशन है एटम के साइज़ और शील्डिंग इफेक्ट के साथ। एटम का साइज़ बढ़ेगा या शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो दोनों सूरतों में
हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी साइज ऑफ एटम पे और शील्डिंग इफेक्ट पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आते हैं इसके ट्रेंड्स की तरफ कि आयोनाइजेशन एनर्जी के पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड है और अक्रॉस द पीरियड क्या ट्रेंड है। यहाँ मैंने आपके सामने एक ग्रुप लिया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। आप इससे वाकिफ़ हैं, ये अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। फर्स्ट एक ग्रुप, अगर अब इस ग्रुप के अंदर देखें तो नीचे की तरफ आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ डिक्रीज़ करती हैं। वजह क्या है, नीचे को आते हुए दो चीज़ें बढ़ रही हैं। नंबर एक, साइज़ ऑफ एटम भी बढ़ रहा है, नंबर दो, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो नीचे को आते हुए साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ करने से और शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ डिक्रीज़ करती जाती हैं। यहाँ एक ग्राफ है जिसके अंदर ये मैं आपको बआसानी शो कर सकता हूँ। ये ग्राफ एटॉमिक नंबर और आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान में है। लिथियम जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो ग्रेजुअल डिक्रीज़ आपको नज़र आता है आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर। तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ डिक्रीज़ करती हैं। अब हम चलते हैं अक्रॉस द पीरियड। पीरियड के अंदर अगर हम देखें तो इसका जो जनरल ट्रेंड है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीज़ करना। मैंने यहाँ पे जो पीरियड लिया है ये सेकंड पीरियड है, जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन शामिल हैं। इनमें अगर हम अलॉन्ग द पीरियड चलते जाएं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करती हैं। इनका जनरल ट्रेंड यही है। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ करने की वजह है न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा। लिथियम के अंदर इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन हैं, बेरिलियम में 4, बोरोन में 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। तो जनरल ट्रेंड जो है, चूँकि न्यूक्लियस की पावर बढ़ती जा रही है इसलिए उसका होल्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज़ करता जा रहा है और हमें ज़्यादा मुश्किल होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि जनरल ट्रेंड जो है कि आयोनाइजेशन एनर्जी अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज़ करती है, मगर इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ भी मौजूद हैं। अगर हम इसको जनरली देखें तो जनरल ट्रेंड ये होना चाहिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ करती जानी चाहिए। मगर इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जैसे बेरिलियम जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा है और इसी तरीके से नाइट्रोजन जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी अनएक्सपेक्टेडली थोड़ी सी ज़्यादा है। बेरिलियम बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 2 से और नाइट्रोजन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 5A से। ये 5A से बिलोंग करता है, ये 2A से बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि ग्रुप 2A के मेंबर्स जो हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। इसी तरह ग्रुप नंबर 5A नाइट्रोजन वाला ग्रुप जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा है। उसकी बुनियादी वजह है इनका वैलेंस सब शेल जो है उसका कंप्लीट होना और हाफ फिल्ड होना। सेकंड ग्रुप के मेंबर्स का जो वैलेंस शेल है वो वैलेंस सब शेल वो कंप्लीट है। जैसे देखिए मैं बेरिलियम के एग्जांपल देता हूँ। बेरिलियम के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2, 2s2। इसका जो s सब शेल है ये कंप्लीट है, ये ज़्यादा स्टेबल है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इस वजह से बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी दूसरों के मुकाबले में, साथ वाले बोरोन के मुकाबले में अनएक्सपेक्टेडली थोड़ी सी ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर हम 5वें ग्रुप में जाएं तो 5वां ग्रुप जो है उसका वैलेंस सब शेल जहाँ से इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है वो हाफ फिल्ड और मोर स्टेबल है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2, 2s2 और 2p3। इलेक्ट्रॉन हमें P में से निकालना है। P के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं, यहाँ पे 3 है और ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा, हाफ फील्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो P चूँकि ज़्यादा स्टेबल है इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा दुश्वार है। इसलिए नाइट्रोजन वाला ग्रुप जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी अनएक्सपेक्टेडली राइज पे है। तो जनरल ट्रेंड ये है कि अलॉन्ग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करेगी, मगर इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं। बेरिलियम और नाइट्रोजन वाला ग्रुप, सेकंड ग्रुप और 5वां ग्रुप। सेकंड ग्रुप के मेंबर्स का जो वैलेंस सब शेल है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है वो कंप्लीटली फिल्ड और स्टेबल है। इस वजह से वी नीड मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से 5वां ग्रुप जो है नाइट्रोजन वाला ग्रुप, उसका सब शेल हाफ फिल्ड है और स्टेबल है और उसमें से भी हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ये था जी आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जिसमें इसकी डेफिनेशन शामिल थी, एग्जाम्पल थी और कुछ ट्रेंड्स थे। इसके साथ एक और छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये वो एनर्जी की मिकदार है जो निकलती है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम में आ जाता है। ये आयोनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्स है। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमें एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, भगाने के लिए कि बाहर भेज दें।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है कि एक आइसोलेटेड एटम मौजूद है और इलेक्ट्रॉन कहीं से उसके वैलेंस शेल में ऐड हो रहा है, उससे वो नेगेटिव आयन बन जाएगा और उसमें एनर्जी की मिकदार रिलीज होती है। किस वजह से? न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से, जो वो उस पर लगाता है, जो इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में ऐड हो रहा है। हम इसको यूँ शो कर सकते हैं, मैं नीचे यहाँ पे एक छोटी सी एक डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ फ्लोरीन की। फ्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से इसके अंदर ऐड होने जा रहा है, तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और उसको अपने वैलेंस शेल में ऐड कर लेगा, जिसके नतीजे में F से बन जाएगा F नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो इसके नतीजे में F नेगेटिव का साइज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो ऐड हुआ है। F के मुकाबले में F नेगेटिव फ्लोराइड आयन का साइज इंक्रीज कर गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ गई है। न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन के बायस एनर्जी रिलीज होती है, जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि F गैसियस फॉर्म में था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अंदर एंटर हो रहा है और उसके नतीजे में F नेगेटिव आयन बन गया। मैंने यहाँ पे जो ऊपर एग्जांपल लिख रखी है ये ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन का एक एटम, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन हुआ और उसके जरिए में ऑक्साइड आयन बना और उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है 141 है। यहाँ माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो एनर्जी की मिकदार है वो निकली है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है। ये भी किलो जूल पर मोल में मेजर की जाती है। इसके बाद अब आप जरा नीचे देखिए दूसरी इक्वेशन के ऊपर। ये तो थी सिचुएशन कि जब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो जाएगा तब। अब अगली बार क्या होता है, जब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना चाहते हैं। फर्ज कीजिए कि मैं ऑक्सीजन के अंदर, मैं अब इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता हूँ इस एग्जाम्पल को। ऑक्सीजन के अंदर लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर से ऐड अप हो रहा है, जिससे ये बन गया यूनी नेगेटिव आयन। साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6 7 इलेक्ट्रॉन इसमें आ चुके हैं। अब ये O नेगेटिव आयन बन गया। इसमें जो पहली बार एनर्जी रिलीज हुई है 141 किलो जूल है। अब ये नेगेटिव आयन बन चुका है। अब आप चाहते हैं इसमें एक और इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो बाहर से। जब बाहर से इसके अंदर हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो एनर्जी रिलीज होने की बजाय एब्जॉर्ब होती है। वजह क्या है कि अब आने वाले इलेक्ट्रॉन को इस नेगेटिव आयन की रिपल्शन का सामना करना पड़ता है। जो पहला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो रहा था वो न्यूट्रल एटम में ऐड हो रहा था, जबकि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक नेगेटिव आयन के अंदर ऐड कर रहे हैं। नेगेटिव आयन आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है ताकि हम इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर ऐड अप कर सकें। जब इसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो जाता है तो इसका साइज और इंक्रीज कर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 6 इसके पहले अपने थे, इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, 7 हो गए, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, 8 हो गए। ये O2 2 नेगेटिव। पहली बार इलेक्ट्रॉन जब ऐड हुआ तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी निकली। दूसरी बार जब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होने की कोशिश की तो उसको रिपल्शन का सामना करना पड़ा, जिससे हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी। पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, एनर्जी निकली। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड करने की कोशिश की तो रिपल्शन हुई और हमें इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी। इलेक्ट्रॉन इसमें चला तो गया मगर हमारे एनर्जी जो है वो यूज़ हुई। इसीलिए हमेशा पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होते वक्त एनर्जी की मिकदार निकलती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो फर्स्ट होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। नेगेटिव मीन्स कि उसमें एनर्जी निकलती है। मगर उसके बाद जैसे जैसे आप नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन उसमें आयन में यूनी नेगेटिव आयन में ऐड करने की कोशिश करते हैं ताकि उसको डाई नेगेटिव आयन बनाएं या ट्राई नेगेटिव आयन बनाएं, तो हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी ही पड़ती है। इसलिए सिर्फ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नेगेटिव होती है, जबकि बाकी तमाम आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ पॉजिटिव में आती हैं। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज नेगेटिव यूजुअली, जनरली, जबकि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है
वो पॉजिटिव वैल्यूज शो करती है, उसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ड्यू टू रिपल्शन, इसकी वजह से। आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव है, जबकि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है इसके फैक्टर्स भी वही वाले हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी के हैं, यूनि फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसी तरह से डिपेंड करती है, और इसके जनरल ट्रेंड्स भी वैसे ही हैं जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी के हैं। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ डिक्रीज करती हैं, जबकि अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ जनरली इंक्रीज करती हैं। ये थे जी आज का टॉपिक, इसमें 2 छोटी छोटी हमने बातें समअप की हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जी नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।